बच्चों आज हम हमारा केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये है हमारा लेक्चर 163 साइंस का। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट ले रहे हैं। एक्चुअली इस बारी इसमें भी बहुत सारा कट किया है बोर्ड्स वालों ने, मतलब 2021 के लिए ये भी कम पोर्शन ही रहेगा। जैसे हेरिडिटी इवोल्यूशन में पूरा इवोल्यूशन पार्ट नहीं था, इसमें भी बहुत सारा कट है। सो हम सिर्फ 2021 के हिसाब से ही करेंगे कोर्स को। अच्छा, अब यहाँ देखें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का नाम, ये मेरे ख्याल से 8th से इसी हेडिंग से आप चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हो, स्टैंडर्ड 8 से। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो सबसे पहले टोटल हमारे आज जो जाने गए जो एलिमेंट्स हैं वो हैं टोटल 118। अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। टोटल इतने एलिमेंट्स आज हमको पता हैं, और उसमें इन एलिमेंट्स में कितने मेटल्स हैं? 90 से ज़्यादा मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, और जो रहे वो मेटलॉइड्स। टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं आज, 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं, और जो फ्यू बचे वो मेटलॉइड्स। अगर जो मैं बोल रही हूँ वो आपको देखना है तो आप आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 86 निकालेंगे। सो वहाँ आपको ये देखने मिलेगा कि यहाँ देखो ये जो पिंक लाइन है, ठीक है, पिंक लाइन है, इसके लेफ्ट में ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है, इसके राइट में ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये एक नॉन मेटल यहाँ है, ठीक है। सो ये मतलब आप देखोगे मेटल्स कितने सारे हैं, नॉन मेटल्स ओनली 22, और ये पिंक वाले हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। ये पेज नंबर 86 पे आपकी पीरियोडिक टेबल, ये अभी आगे आएगी। अभी इस चैप्टर में तो इस पीरियोडिक टेबल का थोड़ा कम ही काम है। ये मैं खाली आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो ये सारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स और ये मेटलॉइड्स, ठीक है। अच्छा, और पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं नोन आज? 118 एलिमेंट्स जो हमें पता है। 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स एंड रिमेनिंग आर मेटलॉइड्स। अच्छा, मेटल्स के एग्जाम्पल तो पीरियोडिक टेबल में से देख के आप आराम से लिख सकते हो, मैंने भी लिखे हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर सोडियम, उसका सिंबल है Na, पोटेशियम सिंबल है K, मैग्नीशियम सिंबल है Mg, एल्यूमिनियम सिंबल है Al, कैल्शियम सिंबल है Ca, आयरन सिंबल है Fe, बेरियम Ba एंड लेड इज Pb, ठीक है। सो ये कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, जिसको आप O बोल सकते हो, हाइड्रोजन को H, नाइट्रोजन को N, सल्फर को S, फॉस्फोरस को P, फ्लोरीन को F, क्लोरीन को Cl, ब्रोमीन को Br और आयोडीन को I। सो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सो ये सारे मेटल्स हैं, और ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, और चैप्टर का नाम भी यही है, ठीक है। सो अब हम पहले देखो, कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट लेते तो पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती। फिजिकल मतलब बाय लुक क्या है, या उसकी मतलब कंप्लीटली उसके आउटर अपीयरेंस, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब आउटर अपीयरेंस। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो केमिकल की वो अंदर से कैसा है, ठीक है। सो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स एक तरह से पढ़ेंगे भी, और दोनों का डिफरेंस भी करेंगे कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आराम से हीट भी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। अगर आप देखो कोई बर्तन रखो गरम करने, तुरंत गरम हो जाएगा, स्टील का, एल्यूमिनियम का, एकदम आपका हाथ ही जल जाएगा ऐसे ही टच कर दो तो। सो वो क्या है? मेटल है। फिर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वुड है, अगर वुड में गरम कुछ डालो तो वुड आपको गरम नहीं लगेगा, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन ग्रेफाइट विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्यों एक्सेप्शन है?
तो आप देखोगे इलेक्ट्रोलिसिस वाले एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर वो जो रॉड्स यूज होती हैं, हम कहते हैं भाई ग्रेफाइट की बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस वाले सारे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें होता है इलेक्ट्रिक करंट पास है। सो ग्रेफाइट वो इलेक्ट्रिक करंट पास कराता है ना खुद में, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, खराब कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है एक्सेप्शन जो कि है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का ही एक अंश है, एलोट्रॉप है कौन, ग्रेफाइट। अच्छा अब डक्टिलिटी, सेकेंड डक्टिलिटी में, अच्छा डक्टिलिटी होती क्या है, तो द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब पतली 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 वायर्स में अगर आप किसी एलिमेंट को तोड़ सकते हो एकदम पतली वायर में, सो उसे कहते हैं डक्टिलिटी। तो सो डक्टिलिटी में दे आर डक्टाइल, ये लोग डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल। मेलिएबिलिटी में दे आर मेलिएबल, मेलिएबल क्या होते हैं, दे आर बीटन इनटू थिन शीट्स। अच्छा यहाँ देखो दे आर ड्रॉन इनटू थिन वायर और दे आर नॉन डक्टाइल, दे कांट बी ड्रॉन, मतलब इनको पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो पतली वायर्स एकदम पतली सी, ठीक है। आप सिल्वर ले लो, आपने देखा होगा कि पिछले साल आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था स्टैंडर्ड 9th में, ऐसा ही कोई चैप्टर था, तो उसमें आपने देखा था कि जो साइंटिस्ट है उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए गोल्ड की वायर ली थी, पतली पतली एकदम गोल्ड की वायर्स ली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो रीजन क्या है, क्योंकि मेटल एकदम पतली पतली वायर में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, जितना आपको करना है वो आराम से, जितनी लंबी बनानी है पतली बनानी है बना सकते हो। सो डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है, आप इसको पतली पतली वायर्स में नहीं कर, मतलब कोई पूछे डक्टिलिटी का मतलब, so the ability of element to be drawn into thin wire is called its ductility। ductility मतलब उसकी पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को हम डक्टिलिटी कहेंगे। और नॉन डक्टाइल क्या होता है कि भाई वो पतली वायर्स में ना हो ब्रेक डाउन, या ड्रॉन मतलब उसमें, ड्रॉन मतलब उसको DRAWN, ड्रॉन का मतलब उसको कन्वर्ट करना, ऐसा बोल सकते हो। फिर मेलिएबिलिटी क्या होता है, सो मेलिएबिलिटी, अब मेलिएबिलिटी दे आर मेलिएबल, और थर्ड है दे आर नॉन मेलिएबल। सो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब मेलिएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इनको आप पतली पतली शीट्स में बीट कर सकते हो। बीट मतलब एकदम पतली 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 शीट्स आप इसमें से बना सकते हो। एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जाम्पल ले लो, आप एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी वगैरह ले जाते हो गर्म रखने के लिए, सो वो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम मेटल है, वो पतली शीट ही होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की एक पतली शीट, इससे भी पतली पतली शीट्स एक्सपेरिमेंट के लिए जो साइंटिस्ट वगैरह है यूज करते हैं मेटल्स के, ठीक है। सो मेलिएबिलिटी में दे आर मेलिएबल, दे आर बीटन इनटू शीट्स, थिन शीट्स, और नॉन मेटल्स में दे आर नॉन मेलिएबल, ठीक है, वो मेलिएबल है, वो नॉन मेलिएबल है। फिर फोर्थ है लस्टर, मेलिएबल मतलब बीटन इनटू थिन शीट्स, आप पतली पतली शीट्स में इसको ब्रेक कर सकते, बीट कर सकते हो, और ये है नॉन मेलिएबल। अब लस्टर मतलब चमक, ठीक है। सो दे आर लस्ट्रस, मतलब एक शाइन होती है मेटल्स में, भले चाहे स्टील हो या कुछ भी हो, एक शाइन लगता है आपको बर्तन में, या इवन कोई भी मेटल हो। सो दे आर लस्ट्रस, शाइन बोल सकते हो। और नॉन मेटल्स में दे आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, कोई शाइन वगैरह नहीं दिखती है मेटल्स, नॉन मेटल्स में। और इसका एक्सेप्शन है डायमंड और आयोडीन, ठीक है, मतलब इसमें एक्सेप्शन है, डायमंड और आयोडीन दोनों नॉन मेटल हैं पर दोनों ही शाइन करते हैं, ठीक है। सो दे आर लस्ट्रस फोर्थ का, और यहाँ पे नॉन मेटल्स में दे आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। सो डायमंड और आयोडीन। फिर फिफ्थ है सोनोरिटी, ठीक है। सो सोनोरिटी, दे आर सोनोरस, रिंगिंग व्हेन, अच्छा सोनोरस क्या होता है, मतलब रिंगिंग साउंड, मतलब आप जोर से उसको हिट करो,
आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको हिट करो, तो जैसे ही हिट करोगे ना वो टन ऐसी आवाज करेगा, ठीक है। सो उसे कहते हैं रिंगिंग साउंड, ठीक है। सो सोनोरिटी, मेटल्स दे आर सोनोरस, मतलब रिंगिंग साउंड व्हेन हिट इट बाय ऑब्जेक्ट। ये मैंने सोनोरस की डेफिनेशन लिख दी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करो, ठीक है। दे आर सोनोरस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय ऑब्जेक्ट। और ये है दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है। सो दे आर सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। सो यहाँ देखो डक्टाइल का एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बी drawn into thin wires, ability of elements to be beaten into thin sheets। beaten मतलब कन्वर्ट करना ही हुआ ना, बस इसमें देखो DRAWN drawn वर्ड यूज किया, इसमें beaten, ठीक है। और ये they are sonorous, they produce ringing sound when hit it by object। when अगर आप उसको ऑब्जेक्ट से हिट करोगे सो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर डेंसिटी पे आते हैं। सिक्स्थ हमारा डिफरेंस का पॉइंट है मेटल्स नॉन मेटल्स का, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी आप मास से रिलेट करते हो, ठीक है। m इज इक्वल टू वी डी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास अपॉन वॉल्यूम। सो जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा। सो मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। फिर इसके बाद फिजिकल स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में ये लोग प्रेजेंट होते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्शन मर्क्यूरी, Hg लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स मोस्टली सारे सॉलिड ही होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सब सॉलिड होते हैं, ठीक है। खाली एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो कि मेटल है और आपने देखा है वो थर्मोमीटर्स में डलता है तो वो एक लिक्विड होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी लिक्विड होता है। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल सारे सॉलिड होते हैं। मेटल्स की खासियत क्या है? सॉलिड होते हैं और मर्क्यूरी है उनका एक्सेप्शन, ठीक है। फिर इसमें देखो फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड एज वेल एज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। जबकि नॉन मेटल्स में सॉलिड भी होते हैं गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये लोग सॉलिड भी होते हैं गैस भी। मेटल सिर्फ सॉलिड होते हैं और ये गैस भी होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन गैस वगैरह है, सो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सो ये सॉलिड भी होते हैं गैसियस भी होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें भी ब्रोमीन, Br, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो इसमें एक्सेप्शन है लिक्विड का मर्क्यूरी Hg और इसमें है ब्रोमीन Br, ठीक है। सो ये हुआ फिजिकल स्टेट। अच्छा अब हार्डनेस देखें। हार्डनेस मतलब कितने हार्ड होते हैं। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्शन सोडियम, Na, पोटेशियम के, दैट इज कैन बी कट बाय नाइफ। हार्डनेस मतलब मेटल्स आर जनरली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सारे मेटल्स फुल हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, पर इनमें एक्सेप्शन क्या है? सोडियम पोटेशियम का है। सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब K। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से भी आराम से काट सकते हो। अगर मैं मेटल्स की बात करूं, सबसे हार्डेस्ट मेटल है टिटेनियम, ठीक है। टिटेनियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है। सो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्शन, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। और सबसे हार्डेस्ट मेटल टाइटेनियम, ठीक है। अच्छा और नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, वो आराम से टूट जाते हैं। पर एक्सेप्शन इसमें भी है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, या तो आप बोल सकते हो हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब ओवरऑल डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। आप मेटल्स नॉन मेटल्स पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर लो। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नॉन मेटल तो ठीक पर वो सब्सटेंस है, मतलब सब में ज्यादा हार्डनेस डायमंड ही दिखाता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। और एक्सेप्शन क्या है? गैलियम, GALLIUM। गैलियम का मतलब ये इतना ज़्यादा
मतलब इतना मतलब आप है ना इसको सिर्फ अपने हाथ पे रखोगे ना, आपके हाथ के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर होता है इसका, मतलब एकदम पिघलने लग जाएगा। ठीक है, सो एक्सेप्शन गैलियम है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एकदम मेल्ट कर जाएगा। एक्सेप्शन गैलियम। और यहाँ देखो नॉन मेटल्स में दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली, तो जनरली इनकी लो होती है, इनकी हाई होती है, पर इसमें एक्सेप्शन गैलियम है। सो ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज थी आपकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। आपको ये 9 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, एज अ डिफरेंस में भी आनी चाहिए, डेफिनेशन की तरह भी आनी चाहिए। ठीक है, सो दीज वर द 9 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं। सो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए पहले तो आपको सीक्वेंस एटलीस्ट 20 तक तो याद होना चाहिए। जो आपका एलिमेंट्स हैं वो एटलीस्ट 20 तक याद होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था जब केमिस्ट्री चालू की थी, तभी भी मैंने आपको कहा था कि आपको 20 जो एलिमेंट्स हैं वो तो याद होने ही चाहिए। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो वाला सीक्वेंस आपका याद होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हमारा सेकेंड टॉपिक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अब देख रहे हैं। सो सबसे पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट प्रॉपर्टीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? तो जैसे देखो, मेरे पास एक मेटल है जिसका नाम है सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहूँगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बोलोगे 281। ठीक है, सो ये जो 1 है ये क्या होगा? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। सो 1 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो 1 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। मतलब बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। ठीक है, सो 13 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 हुआ। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम है, ठीक है, 12। सो मैग्नीशियम है, सो 282। सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं। तो एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा, ये मैंने तीनों एक्चुअली मेटल्स ही लिखे हैं। ठीक है, सिर्फ 22 नॉन मेटल्स होते हैं, बाकी सारे तो मेटल्स होते हैं। सो ये देखो, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम मेटल्स हैं। और मेटल्स की मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। एक चीज आपने नोट की होगी, खैर मैंने लिखे तो 3 ही हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ देखो, वही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो मेटल्स में, ये मेटल्स का एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। तो इन मेटल्स जनरली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1, 2 और 3 होते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सपोज नॉन मेटल्स है। ठीक है, सो नॉन मेटल्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 15, 16 और 17। खैर ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो होता नहीं है एटॉमिक नंबर। नॉन मेटल्स भी बहुत सारे होते हैं। सो सपोज हम फॉस्फरस का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15। ठीक है, ये मेरा नॉन मेटल है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा? 285, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका? 5। ठीक है, फिर सल्फर है, सल्फर का 16 होता है, सो 286।
क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है 287, ठीक है। सो जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं 5, 6, 7। सो मतलब आप देख सकते हो 1, 2, 3 किसके हैं, मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 5, 6, 7 किसके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स के हैं, ठीक है। सो यहाँ यही पॉइंट हम फर्स्ट डिफरेंस में लिख देंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो जो मेटल्स हैं उनके जनरली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1, 2 और 3 होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं उनके जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 और 7 होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बच्चों दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनर है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सो फिर से वही हम पहले एक सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो देखो फिर से सोडियम है, सोडियम एक मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है। अब देखो इसको कंप्लीट होने के लिए इसको 1 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 8 होता है वो कंप्लीट, 2 और 8 कंप्लीट होता है। सो 8 इसको मतलब 1 ये छोड़ना पड़ेगा अगर उसको जो कंप्लीट होना है, और इसको यहाँ 7 है, इसको कंप्लीट होने के लिए 1 चाहिए, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो जब ये डोनेट कर देगा इसको 1 तो ये क्या हो जाएगा Na+ हो जाएगा, क्योंकि उसने एक डोनेट किया और देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं कैसे भी करके आप याद रखो, मैं तो एक लॉजिक बोल रही हूँ। सो ये डोनर हुआ क्योंकि इसने दिया, सो ये क्या हो गया डोनर, ठीक है। और क्योंकि इसने लिया तो ये हुआ एक्सेप्टर, ठीक है। ये डोनर हुआ, ये एक्सेप्टर हुआ। इसने क्या डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज। इसने कितना लिया, 1 लिया, क्योंकि लिया तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, आयंस बनाए, ठीक है। सो Na+ और Cl, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। सो यहाँ देखो, सो ये क्या है, ये 281 और 287 है। सो Na+ 28 दे मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, 288 Cl- दे आर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये देता है और ये एक्सेप्ट करता है, तो जब ये देता है 1 चला गया तो Na+ और इसने लिया तो Cl-, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है आयन टाइप, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा आयन टाइप ION, आयन टाइप। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, सो पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड या तो कैटायन फॉर्म्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। आयन टाइप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही चीज हुई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो देखो पॉजिटिव आयन बना, और पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायन, ठीक है। सो यही हमारा डिफरेंस भी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस, इसमें ऑब्वियसली मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा और कैटायन बोल सकते हैं, कैटायन बनेगा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड या कैटायन इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड और एनायन इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन या कैटायन बनता है, यहाँ गेन करेगा तो नेगेटिव आयन या एनायन बनता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन एनायन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो लूज करके ये कैटायन बनाएगा, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो गेन करके एनायन बनाएगा, ठीक है। सो इसी पर से एक और डिफरेंस आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट करता है, सो ये डोनेट करता है तो Na+, सो ये क्या हुआ, Na+, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये प्लस है तो ये क्या हुआ,
सब देखो 3-4 पॉइंट्स तो सिर्फ इसी लॉजिक पे ही हैं, जो भी डिफरेंस की 3-4 पॉइंट्स बनी हैं अभी तक इसी के ही लॉजिक पे हैं, इसके लूज और इसके गेन करने पे यही लॉजिक पे सारी पॉइंट्स हो रही हैं। सो Na प्लस क्या है, प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये देता है, और ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये लेता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऑक्साइड टाइप्स क्या हैं? सो ऑक्साइड टाइप क्या होता है? मतलब जब ऑक्सीजन के साथ ये लोग तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? सो मेटल ऑक्साइड्स लाइक Na2, K2O, CaO, MgO आर बेसिक इन नेचर जनरल। अब आप कहोगे कि इसके ऑक्साइड्स बेसिक कैसे? पहले तो देखो इसके ऑक्साइड्स क्या है, Na2O। ठीक है, पहले तो देखो यहाँ पे इसका Na2O कैसे बना। तो अगर 9th में थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊं, अगर थोड़ा सा भी 9th याद है, सो देखो मुझे सोडियम ऑक्साइड का बनाना है एलिमेंट, तो कैसे? सो देखो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, सो Na का है 1 281। ठीक है, फिर O का है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। सो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर के ऑर्बिट, मतलब वो कितने ले सकता है? सो वो ले सकता है 2। ये एक ले सकता है, ये 2 दे सकता है। सो ये इस तरह से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, मतलब इसकी वैलेंसी Na+1 है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अगर आपको याद हो इसी तरह से हम बनाते थे, ये प्लस माइनस नहीं लिखते थे, ये 2 इधर, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड बना। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बनाना हो, सो कैल्शियम है, सो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2882। सो +2 है, सो ये 2। ऑक्सीजन है 2-, तो ये भी 2। ठीक है, सो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, सो Ca2O2 हुआ, पर ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, सो CaO। मैं आपको खाली बता रही हूँ फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मतलब इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स लाइक Na2O, K2O, CaO, MgO आर बेसिक इन नेचर। अब आप कहोगे बेसिक कैसे मैम? सो आप इसको वाटर में डाल के देख लो। आप Na2O को वाटर से रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप K2O को वाटर से रिएक्ट कराओ, H2O, क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप CaO को वाटर से रिएक्ट कराओ, CaO + H2O, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस बनेगा। सो क्या हुआ? दे आर बेसिक इन नेचर इन जनरल। आप वाटर से रिएक्ट करा के देख लो। तो इसके ऑक्साइड टाइप्स क्या होते हैं? जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा इसके नॉन मेटल्स देख लो। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स इसके, सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स इसमें लाइक CO2, SO2, NO2 आर एसिडिक इन नेचर इन जनरल। इसके जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं? CO2, SO2, NO2 आर एसिडिक इन नेचर जनरल, ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, सो एसिड मतलब आप CO2 को H2O से रिएक्ट कराओ। ठीक है, सो क्या बनेगा? देखें यहाँ पे, अगर हम वाटर को CO2 से रिएक्ट कराएंगे, H2O को CO2 से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बनेगा? H2CO3। ठीक है, सो H2CO3 मतलब देखो कार्बन किसका ऑक्साइड है? नॉन मेटल का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल का। सो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे H2O से, तो आपको क्या मिलेगा? H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। उसी तरह से सल्फर भी एक नॉन मेटल ही है, सो सल्फर डाइऑक्साइड उसका मतलब उसका ऑक्साइड हुआ। ठीक है, सो H2O + SO2 क्या गिव करेगा? H2SO3, सल्फरस एसिड बोलते हैं। ठीक है, सो कार्बोनिक एसिड और सल्फरस एसिड। सो इस तरह से आप मतलब आप देख सकते हो कि एसिड्स बनते हैं। ठीक है, सो जो
मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि K2O है, CaO है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक होते हैं इन नेचर इन जनरल। तो बस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इतनी ही प्रॉपर्टीज़ थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखो हमने क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर प्रॉपर्टी देखी, फिर हमने देखी आयन टाइप के बेसिस पर प्रॉपर्टी कैटायन एनायन, फिर हमने देखा भाई लूज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, गेन करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर हमने देखा इसके ऑक्साइड टाइप्स। ठीक है, सो ये बेसिक होते हैं, जनरली बोल रही हूँ, जनरली मतलब हमेशा नहीं, इन जनरल। और ये भी एसिडिक है इन जनरल। ठीक है, कुछ भी ऐसे फिक्स जैसा कुछ नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखो भाई, जनरली ये एसिडिक होता है, जनरली ये मतलब जनरली एसिडिक होता है, जनरली मेटल्स होते हैं बेसिक। ठीक है, सो ये हुई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा, अब हम फाइनली रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है रिएक्शंस, ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि चैप्टर 1 में आप डिटेल में पढ़ के आए हो। ठीक है, सो मे बी मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे पहला रिएक्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द डेफिनेशन सेज a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव मेटल, उसकी जगह ले लेगा सॉल्ट सॉल्यूशन में से। सेम हैपन्स हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जो ज्यादा हमसे ज्यादा स्पार्क दिखाता है, जो ज्यादा ऑब्वियसली स्कूल में भी ऐसे ही होता है, वो हमारी पोजीशन ले लेता है। ठीक है, मे बी कैसे भी आप रिलेट करो। So just a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, salt solution में से। So इसको अगर आप एज अ कोई फॉर्मूला फॉर्म में लिखना चाहें, so this is the formula, metal A plus salt solution of B gives salt solution of A plus metal B। ठीक है, so ये है आपका, ठीक है, metal A plus salt solution of B gives salt solution of A plus metal B, metal A plus salt solution of B gives salt solution of A metal B। ठीक है, सो अब यहाँ देखें फॉर्मूला के हिसाब से, देखो जैसे कि जिंक है, जिंक एक मेटल है, फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B। ठीक है, सो यहाँ हमने सॉल्ट सॉल्यूशन FeSO4 लिया है। ठीक है, फेरस सल्फेट। अच्छा, फिर अब क्या है, अब यहाँ देखो ये Zn ज्यादा रिएक्टिव है Fe के, तो Zn क्या करेगा, Fe की जगह ले लेगा, मोर रिएक्टिव है। अब यहाँ देखो जिंक जो है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयन से, और आयन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के। ठीक है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये याद रखना। तो अब देखो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के, वो ले लेगा उसकी जगह, सो ZnSO4, Fe plus ZnSO4। ठीक है, अब यहाँ देखो Fe plus ZnSO4 गिव्स नो रिएक्शन, जबकि आयरन और जिंक सल्फेट का कोई रिएक्शन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आयरन है वो मतलब जिंक है। ठीक है, ZnSO4 है, सो जिंक है वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, वो अपनी जगह किसी को देगा ही नहीं। अगर आप हाईली रिएक्टिव हो, हाईली रिएक्टिव मतलब अगर आप बहुत ज्यादा, आप बहुत सख्त हो, ठीक है, आपकी जगह कोई नहीं ले, तो ये जिंक क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो किसी को जगह देगा ही नहीं अपनी, Fe उसको खिसका ही नहीं पाएगा, सो नो रिएक्शन। फिर Zn प्लस CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। सो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, सो Zn यहाँ देखो जिंक हाईली रिएक्टिव है, जिंक किसी की भी जगह ले सकता है। देखो जब जिंक आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट के साथ, जिंक फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, उसने आयरन की जगह ले ली। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक कॉपर की भी जगह ले रहा है, तो जिंक है ही हाईली रिएक्टिव।
जिंक आयरन से कॉपर से दोनों से रिएक्टिव है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब वो सॉल्ट में अपनी जगह ले लेगा। पर जबकि आयरन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन उसको खसका नहीं पाया। सो ये है आपका पहला रिएक्शन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि आप चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ के आए हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दूसरा रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी पूछते हैं। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर देखो कैसे होगा। तो जब आप मेटल को वाटर से रिएक्ट कराओगे, मेटल प्लस वाटर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, मेटल को जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, अगर ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, आया मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड आया, तो मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, मेटल ऑक्साइड को जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, देखो वाटर दोनों केसेस में जब आपने मेटल को वाटर से रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड मिला प्लस हाइड्रोजन मिला, मेटल से वाटर को रिएक्ट करा, मेटल ऑक्साइड मिला, हाइड्रोजन मिला, और जब आपने मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर से रिएक्ट करा तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, अच्छा ये आपको पक्का आना चाहिए कि मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन, फिर मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा, फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। अच्छा, पहले रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो आप ये करने से पहले देखो, ये वाली चीज़ तो खैर की आपने, ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला की तरह बता दिया, पर ये करने से पहले पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज है देखो के, बच्चों अब रिएक्टिविटी सीरीज में बोल रही हूँ, के है, फिर Na है, फिर Ca है, फिर Mg है, फिर Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Hg, Ag, Au, ये सारे मेटल्स हैं जो मैंने उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से लिखे। जैसे आपके क्लास में रैंक कैसे होता है भाई, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, सो वैसे ही मेटल्स में हाईली रिएक्टिव के है। के देखो मैं एक बार रीड करती हूँ, मेरी राइटिंग ऐसी है, मैं फिर से देखो, सबसे हाईली रिएक्टिव के है, फिर Na है उससे कम, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pb, फिर Cu, फिर Hg, फिर Ag, फिर लास्ट में Au। के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है, हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम। अच्छा, अब इसको आपको रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे भी बाय हार्ट करना है, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स लिखा है। निमोनिक्स मतलब इसको थोड़ा इजी वे में याद करने का तरीका। सो के है, के, ठीक है, हमारा प्रिय क्रिश, ठीक है, हमारे पास हमारे लिए हमारे 10th में क्रिश है। सो क्रिश, ठीक है, क्रिश ने पापा से कार की जिद की है। सो क्रिश ने कार मांगी, क्रिश भले 10th में है पर उसकी डिमांड्स बड़ी हैं, ठीक है। सो क्रिश ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी, भले डिमांड्स बड़ी हैं पर कंट्रोल में है बच्चा। क्या मांग रहा है, सिर्फ ऑल्टो और जैन ही मांग रहा है। सो ऑल्टो, जैन, फरारी। फिर भी पर उसके पापा तो मतलब बहुत ज़्यादा, उनके पास तो मतलब उन्होंने कहा भाई मांग रहा है तो बोलते फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, उसको तो ऑडी दे दी उसके पापा ने, ठीक है। तो देखो क्रिश का के, तो दैट इज पोटेशियम। ने, क्रिश ने, सो ने एन का Na आया सोडियम। क्रिश ने कार, Ca का कैल्शियम। मांगी, Ma का मांगी तो Mg मैग्नीशियम। ऑल्टो का Al मतलब एल्यूमिनियम। जैन मतलब Zn जिंक। फरारी मतलब Fe आयन। फिर भी का Pb दैट इज लेड। Cu मतलब Cu कॉपर। मिली मतलब M, अच्छा M मतलब मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg, सो Hg। सिल्वर
AG, ऑडी का AU, ठीक है। क्रिश ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। उसने तो मांगी थी ऑल्टो, जेन, फरारी, पर मिली उसको सिल्वर ऑडी। तो क्रिश का K दैट इज पोटेशियम, Ni का Na दैट इज सोडियम, Ca का कार का Ca दैट इज कैल्शियम, मांगी दैट इज Mg मैग्नीशियम, ऑल्टो का Al दैट इज एल्यूमिनियम, जेन का Zn दैट इज जिंक, फरारी का Fe आयन, फिर भी का Pb दैट इज लेड, Cu कॉपर, M का, ठीक है, मर्क्यूरी मतलब Hg, सिल्वर Ag, और सिल्वर का मतलब फॉर्मूला Ag होता है, और मर्क्यूरी M मिली मतलब मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का फॉर्मूला Hg होता है, सिंबल सॉरी, सिल्वर का सिंबल Ag और ऑडी का Au, ठीक है। सो इस तरह से रिएक्टिविटी इस न्यूमैनिक्स बोलते हैं, इस मतलब जब आप टेक्निक से कुछ याद करते हो दैट इज कॉल्ड न्यूमैनिक्स। सो आप न्यूमैनिक्स से भी याद कर सकते हो, या तो स्ट्रेट अगर आपकी बुद्धि चलती है स्ट्रेट करो, वरना क्रिश ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। क्रिश फॉर K दैट इज पोटेशियम, कार मतलब Ca कैल्शियम, मांगी में Mg दैट इज मैग्नीशियम, ऑल्टो में Al एल्यूमिनियम, जेन में जिंक, फरारी में आयन, फिर भी Pb लेड, Cu कॉपर, M का Hg, सिल्वर का Ag एंड ऑडी का Au, ठीक है। सो इस तरह से न्यूमैनिक्स से आप याद कर सकते हो। मुझे बस ये आपका ये चाहिए याद किया हुआ, ठीक है। पोटेशियम ये एटलीस्ट ये K N ये वाली लाइन आप एटलीस्ट 3 बार ही लिखना, तो आपको बाय हार्ट हो, ठीक है। ये K N रिएक्टिविटी सीरीज मतलब आपको पता लगे, तो इतना पता लगा हाईली रिएक्टिव K और Na है, और लीस्ट रिएक्टिव सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है। सो अब देखो हम बारी बारी से मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। सबसे पहले वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, तो वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स कौन है, वेरी 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 रिएक्टिव मेटल्स। सो वो है पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी 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 रिएक्टिव मेटल्स। क्यों, क्योंकि क्रिश ने, सो दैट इज KNa, सो सबसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम एंड सोडियम आर सबसे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। हमने ये मेटल्स के लिए याद किया है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो हम वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स में हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। उसमें हम पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स का रिएक्शन देख रहे हैं। हर मेटल अलग रिएक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम देने तो हम सब बैठते हैं, तो क्या सब टॉप करते हैं, नहीं, कोई टॉप करता है, कोई बहुत कम लाता है, कोई फेल भी हो जाता है। सो सबके रिएक्शंस अलग होते हैं, तो इसीलिए हर मेटल के रिएक्शन अलग होते हैं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। सो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर याद रखना, मतलब मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम वो एकदम कोल्ड वाटर से एकदम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैवीली रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। मतलब रिएक्शन होती है और तुरंत हाइड्रोजन गैस की वजह से आग लग जाती है, ठीक है। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पानी के साथ, दे आर हाईली 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 रिएक्टिव विद कोल्ड वाटर, कि भाई तुरंत एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इमीडिएटली फायर लग जाती है। सो दिस इज जो है आपका रिएक्शन है, यहाँ आपका रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पहले मैं सोडियम के साथ रिएक्शन लिखवाती हूँ, पोटेशियम के साथ पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक पोटेशियम और दूसरा है सोडियम। सो पोटेशियम के साथ रिएक्शन K, सो 2K प्लस 2H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो हीट एनर्जी रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। फिर 2Na है, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, सो सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। सो पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स 2KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, और ये है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, ठीक है।
सो ये हुआ वेरी 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 रिएक्टिव मेटल्स, हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में। अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हीट एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज योर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब आगे हम देखेंगे कि और मेटल्स से रिएक्ट कर करके क्या होता है। तो अभी हमने वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बाकी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर बाकी मेटल्स जो कि वाटर से रिएक्ट करते तो क्या होता है। हमने पोटेशियम और सोडियम में तो पढ़ा कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत हीट एनर्जी रिलीज होती है, और हाइड्रोजन तो आग ही पकड़ लेती है। ठीक है, सो दिस वाज योर मतलब बस यहाँ हम एंड करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर आगे क्या। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ वेरी वेरी रिएक्टिव पढ़ा। और मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद करें, चाहे क्रिश की जैसे याद करें या ऐसे याद करें, पर याद करें। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। मेक प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स आपको अभी आप बना रहे हो, अभी मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, आप भी ऑब्वियसली, मेरे को भी लिखना पड़ता है, आप भी लिखते हो। मेहनत अभी कर रहे हैं पर एग्जाम के टाइम ये बहुत काम आएंगे। आपके हाथ से बने हुए नोट्स हैं, एग्जाम के टाइम याद करोगे तो अच्छे से याद होंगे। ठीक है, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स से तो ऊपर क्या, अपने हाथ से बना हुए नोट्स से ऊपर तो कुछ नहीं होता है। मतलब आप बुक्स पढ़ लो, आप 4-5 बुक्स पढ़ लो, अलग अलग पब्लिकेशन पढ़ लो, और एक आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ। तो अपने हाथ से नोट्स बना के पढ़ोगे, मार्क्स ज़रूर आएंगी। ठीक है, चलें, डू द एंटायर वर्क एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।